फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। जी ये गुप्त साम्राज्य कहाँ और कब बन पा, और शुरू में इनकी हैसियत क्या थी? देखिए, इसका उदय हुआ तीसरी सदी के आखिर में, प्रयाग के पास, जो आज का कौशाम्बी इलाका है। अच्छा, प्रयाग के पास। हाँ, और शुरुआत में, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, गुप्त शासक शायद कुषाणों के अधीन सामंत थे। सामंत थे पहले? हाँ, लगता तो यही है। संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त, जिनका समय लगभग 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त। और उनके बाद आए घटोत्कच। लेकिन हाँ, जो पहले महान सम्राट हुए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, करीब 320 ईस्वी में। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ इनका जिक्र आते ही वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की बात जरूर होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, लिच्छवी उस समय एक ताकतवर गणराज्य था। इस रिश्ते ने गुप्तों की शक्ति और इज्जत, मतलब दोनों को बढ़ाया। हाँ, ये तो है। इसी आत्मविश्वास के साथ फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की बड़ी उपाधि अपनाई। महाराजाधिराज। ये उनके पूर्वजों की महाराज उपाधि से तो काफी बड़ी लगती है। बिल्कुल, ये उनके बढ़ते रुतबे को दिखाता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, उन्होंने ही 319 से 320 ईस्वी के आसपास गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत, अच्छा, ये भी उन्होंने शुरू किया। जी, जो उनके साम्राज्य की एक पहचान बन गया। तो अगला बड़ा नाम आता है समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। इन्हें तो भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। हाँ, समुद्रगुप्त लगभग 335 से 380 ईस्वी, वाकई एक जबरदस्त शासक थे। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और अपने पिता की जो विस्तार नीति थी उसे बहुत आगे बढ़ाया। उनकी सैन्य कामयाबियां तो कमाल की थीं। जैसे उत्तर भारत यानी आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया। हाँ। और उनके इलाके सीधे अपने राज में मिला लिए। 9 राजा, अच्छा। और दक्षिण के 12 शासकों को हराया जरूर, पर उन्हें बस अधीनता स्वीकार करवा के उनके राज्य लौटा दिए। ये थोड़ी अलग नीति थी। हाँ, ये दक्षिण वाली नीति दिलचस्प है। ऐसा क्यों किया होगा? मतलब उत्तर में मिला लिया, दक्षिण में छोड़ दिया। देखिए, शायद उन्हें लगा होगा कि इतनी दूर दक्षिण में सीधे शासन करना मुश्किल है, तो प्रभाव बनाए रखना ज्यादा ठीक समझा। हो सकता है। और ये नेपोलियन वाली उपाधि, वो इन्हीं जीतों की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल। इन्हीं बड़े पैमाने की जीतों की वजह से इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। लेकिन वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे। और क्या खास था? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, विक्रमांक और परम भागवत जैसी उपाधियां लीं। और ये ध्यान देने वाली बात है, परम भागवत उपाधि लेने वाले वो पहले गुप्त शासक थे। परम भागवत, ये विष्णु से जुड़ा है। हाँ, ये उनके वैष्णव रुझान को दिखाता है। अच्छा, और कला संस्कृति में भी उनकी रुचि थी, मैंने सुना है। बिल्कुल, उन्हें कविराज भी कहा गया है। कुछ सिक्कों पर तो उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए? वाह। हाँ, ये बताता है कि वो कला प्रेमी भी थे। उनके दरबारी कवि थे हरिशेन, जिन्होंने मशहूर इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी। हाँ, इलाहाबाद प्रशस्ति का जिक्र तो आता है। उसमें उनकी काफी तारीफ है। और एक चीनी स्रोत ये भी बताता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बोधगया में मठ बनाने की इजाजत मांगने उनके पास दूत भेजा था। अच्छा, मतलब उनका रुतबा दूर दूर तक था। बिल्कुल, वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। समुद्रगुप्त के बाद फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य, लगभग 380 से 415 ईस्वी। इनके दौर को तो गुप्त काल का शिखर माना जाता है। सही कहा आपने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय गुप्त साम्राज्य वाकई अपने चरम पर था। क्या वजह थी? इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पश्चिम भारत से शक शासकों का सफाया करना। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। शकों को हराया इन्होंने। जी, और इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैन, पाटलिपुत्र के अलावा? हाँ, उज्जैन उस समय एक बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। और इसी जीत की खुशी में उन्होंने खास चांदी के सिक्के जलाए, जिन्हें रूपक कहा जाता था। रूपक सिक्के, अच्छा। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने विक्रम संवत, जो 57 ईसा पूर्व का है, उसकी परंपरा को फिर से जिंदा किया। और इनके दरबार में नवरत्न भी थे, ये बात कितनी सच है? हाँ, नवरत्न वाली बात बहुत मशहूर है। हालांकि ये 9 लोग कौन कौन थे, इसकी लिस्ट थोड़ी अलग अलग मिलती है स्रोतों में। पर कालिदास जैसे महान कवि, धन्वंतरी जो चिकित्सा से जुड़े थे, वराहमिहिर ज्योतिष के विद्वान, अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश लिखा, ये बड़े नाम अक्सर इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये उस दौर की बौद्धिक समृद्धि दिखाता है। बिल्कुल। और एक और अहम बात, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। हाँ, फाहियान, उसने काफी कुछ लिखा है उस समय के भारत के बारे में। जी, काफी जानकारी मिलती है उसके लेखों से। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि उसने अपने लेख में राजा का नाम नहीं लिखा। अच्छा, ये बात है। उनके एक मंत्री थे वीरसेन, शैव थे। उन्होंने उदयगिरी में शिव गुफा का निर्माण करवाया था। और उनकी पत्नी नवलाखा का भी जिक्र आता है, वो भी विदुषी थीं। वाह,
तो विक्रमादित्य के बाद कौन आया? नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र भी तो इसी दौर से जुड़ा है। विक्रमादित्य के बाद उनके बेटे कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे, लगभग 415 से 454 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम। हाँ, उनका दौर तुलनात्मक रूप से शांत रहा, मतलब कोई बहुत बड़ी लड़ाइयां नहीं हुई, और उनका सबसे यादगार काम है नालंदा महाविहार की स्थापना। नालंदा तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। जी हाँ, ये जगह जल्द ही दुनिया भर में बौद्ध शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में मशहूर हो गई। बाद में वैनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने भी इसकी बहुत तारीफ की है। और नालंदा के अलावा बोध गया और कुशीनगर भी केंद्र थे। हाँ, वो भी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कुमारगुप्त के बाद फिर स्कंदगुप्त। इनके समय तो हालात थोड़े बिगड़ने लगे थे, सुना है, खासकर वो हूणों के हमलों की वजह से। बिल्कुल। कुमारगुप्त के बाद उनके बेटे स्कंदगुप्त आए, लगभग 455 से 467 ईस्वी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मध्य एशिया से आए हूणों के हमले थे। हूण? जी, उन्होंने बड़ी बहादुरी से हूणों को हराया भी। इसका जिक्र उनके भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। अच्छा। और उन्होंने एक गुजरात में वो पुरानी सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई जो मौर्यों के समय बनी थी। ये उनके लोक कल्याण के कामों का उदाहरण है। सुदर्शन झील, हाँ, उसका जिक्र आता है। लेकिन हूणों के लगातार हमलों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और फिर अंत? हाँ, धीरे धीरे पतन होता गया, और इस वंश के आखिरी ज्ञात शासक विष्णुगुप्त माने जाते हैं। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने सारे शासक हुए, इसे चलाने के लिए इंतजाम भी तो मजबूत चाहिए था। प्रशासन कैसे चलता था? ये देश, भुक्ति, विषय क्या थे? हाँ, गुप्त प्रशासन काफी व्यवस्थित था, हालांकि शायद मौर्यों जितना केंद्रीयकृत या कहें सेंट्रलाइज्ड नहीं था। अच्छा। साम्राज्य को इकाइयों में बांटा गया था। सबसे ऊपर होता था देश या राष्ट्र, उसका प्रमुख गौप्तक कहलाता था, जो अक्सर राज परिवार से ही होता था। गौप्तक? जी, ठीक है। उसके नीचे होती थी भुक्ति, यानी कि प्रांत, उसका मुखिया उपरेक होता था। उपरेक? भुक्तियां फिर बटी होती थी विषय में, मतलब आज के जिले जैसा समझ लीजिए, और उसका अधिकारी विषयपति कहलाता था। तो देश, भुक्ति, विषय, ये ऊपर से नीचे का क्रम था। जी हाँ। और जमीनी स्तर पर, मतलब गांव में क्या व्यवस्था थी? सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, यानी गांव। गांव का मुखिया ग्रामिक होता था। ग्रामिक। और गांव के मामलों में सलाह या मदद के लिए महत्तर, यानी गांव के बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी। महत्तर? अच्छा। कई गांव के समूह को पेट भी कहा जाता था। पेट? जी, ये नया शब्द है। जी। और पुलिस व्यवस्था भी थी। जो साधारण कर्मचारी होते थे उन्हें भट्ट या चाट कहते थे। भट्ट और चाट? हाँ, और जो बड़े अधिकारी होते थे पुलिस विभाग के, उनके लिए दंडपाशिक जैसा शब्द मिलता है। दंडपाशिक। और हमें ये सब पता कैसे चलता है? कई स्रोतों से, जैसे दमोदरपुर जैसे जगहों से मिले ताम्रपत्र हैं, उनसे हमें टैक्स वसूली और जमीन की खरीद बिक्री जैसे प्रशासनिक कामों की जानकारी मिलती है। अच्छा, ताम्रपत्रों से जमीन का जिक्र आया, तो उस वक्त की भूमि व्यवस्था कैसी थी और टैक्स वगैरह कैसे लेते थे? अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? जमीन का बाकायदा वर्गीकरण किया गया था। ये दिखाता है कि खेती कितनी अहम थी उस वक्त। किस तरह का वर्गीकरण? जैसे क्षेत्र, यानी वो जमीन जो खेती लायक है। वास्तु, यानी रहने लायक जमीन। चरागाह, पशुओं के चरने के लिए। अच्छा। सिल, यानी बंजर जमीन। और अप्रहत, यानी जंगली या बिना जोती जमीन। काफी विस्तार से बांटा हुआ था। जी। और टैक्स मुख्य रूप से उपज का हिस्सा होता था। आमतौर पर 1/4 से लेके 1/16 हिस्सा राज्य लेता था। उपज का 1/4 से 1/16? हाँ। एक विष्टि नाम का बेगार या कहें कि श्रम कर भी था, मतलब लोगों को बिना मजदूरी के काम करना पड़ता था राज्य के लिए। अच्छा, बेगार भी थी। और सिंचाई? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का इस्तेमाल होता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। रहट, ठीक है। और व्यापार वगैरह कैसा था? सिक्के कौन से चलते थे? व्यापार भी खूब फला फूला। उज्जैन एक बहुत बड़ा केंद्र था व्यापार का। उज्जैन, हाँ, उसका जिक्र पहले भी आया था। जी, व्यापारियों के अपने संघ या गिल्ड होते थे। उनके मुखिया को ज्येष्ठक कहते थे। ज्येष्ठक? गुप्त राजाओं ने सोने के बहुत खूबसूरत सिक्के चलाए, उन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार, सोने के सिक्के? हाँ, बहुत मशहूर हैं वो। और चांदी के सिक्के भी थे जिन्हें रूपक कहते थे। ये खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ज्यादा चले, जब उन्होंने शकों को हराया था। चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलन में थे। अच्छा, सोने के दिनार और चांदी के रूपक। अब बात करते हैं थोड़ी धर्म और समाज की। गुप्त राजा खुद किस धर्म को मानते थे? ज्यादातर गुप्त शासक वैष्णव थे, मतलब विष्णु के उपासक। वैष्णव? हाँ। उन्होंने परम भागवत की उपाधि ली थी, जैसा हमने पहले बात की। और उनका राज चिन्ह भी गरुड़ था, जो विष्णु का वाहन है। गरुड़? अच्छा। इसी दौर में कई शानदार वैष्णव मंदिर बने, जैसे देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर, या फिर तिगावा जबलपुर का विष्णु मंदिर। दशावतार मंदिर, ये तो काफी मशहूर है। जी, लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे, मतलब बौद्ध और जैन धर्म भी फलते फूलते रहे उनके समय में। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वैष्णव धर्म को ही बढ़ावा दिया। ये अच्छी बात है।
और समाज कैसा था? क्या सती प्रथा या जाति व्यवस्था जैसी चीजें थीं उस समय? हाँ, देखिए, सती प्रथा का पहला पक्का लिखा हुआ सबूत हमें इसी काल से मिलता है। पहला सबूत कहाँ से? भानुगुप्त के समय का एक एरण अभिलेख है 510 ईस्वी का। उसमें उनके सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का जिक्र है। ओहो, तो सती प्रथा थी। और समाज में दूसरी क्या बातें थीं? समाज में वैश्यावृत्ति भी मौजूद थी। ऐसी महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और जो बूढ़ी हो चुकी वैश्याएं थी उनके लिए कुटनी शब्द मिलता है। गणिका और कुटनी। और जाति व्यवस्था की बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति और औशनस स्मृति जैसी किताबों में इसका जिक्र मिलता है, जो उस समय वर्ण व्यवस्था के चलन को दिखाता है। कुछ जनजातियों का भी उल्लेख है, जैसे शबर जनजाति। उनके बारे में कहा गया है कि वो अपने देवताओं के नाम पर नर बलि देते थे। नर बलि? हाँ, ऐसा उल्लेख है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसकी वजह से गुप्त काल को अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं, साहित्य। क्यों कहा जाता है इसे साहित्य का स्वर्ण युग? कौन थे वे महान लेखक? बिल्कुल, इसे क्लासिकल संस्कृत साहित्य का शिखर काल माना जाता है। भाषा और शैली दोनों में कमाल का विकास हुआ इस दौर में। कौन कौन थे प्रमुख नाम? कई बड़े नाम हैं, जैसे भास, एक नाटककार जिनके नाम से कई नाटक जुड़े हैं। फिर शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत मशहूर नाटक है। एक गरीब ब्राह्मण और एक अमीर गणिका की प्रेम कहानी है। यह उस समय के समाज की बड़ी अच्छी झलक देता है। दिलचस्प है। और विशाख दत्त थे जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम लिखा। और जाहिर है कालिदास का नाम लिए बिना तो बात अधूरी ही रहेगी। निश्चित रूप से, कालिदास तो इस युग के सबसे बड़े सितारे थे। क्या कहें उनके बारे में? उनकी रचनाएं? हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, उनकी रचनाएं आज भी संस्कृत साहित्य की शान है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो इतनी ज्यादा पसंद की गई हाँ, कि यूरोप की भाषाओं में अनुवादित होने वाली ये तीसरी भारतीय रचना बनी, भगवद गीता और मनुस्मृति के बाद। तीसरी रचना? ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। जी हाँ, 1789 में इसका अनुवाद हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि साहित्य किस ऊंचाई पर था। और इसी स्वर्ण युग में एक तरफ ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ नगरों का पतन भी देखा गया। नगरों का पतन? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, लेकिन स्रोतों में इसका जिक्र है। इस पर बाद में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई साहित्य के बात। विज्ञान और गणित में क्या हो रहा था? आर्यभट्ट का नाम तो हम सबने सुना है। हाँ, ये दौर सिर्फ कला साहित्य का ही नहीं था, बल्कि विज्ञान और गणित का भी था। और आर्यभट्ट तो वाकई एक जीनियस थे। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ लिखे। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। बिल्कुल। उन्होंने पाई का मान भी काफी सटीकता से निकाला। ग्रहण क्यों लगते हैं, इसके सही कारण बताए। कमाल है। और कौन थे? वराहमिहिर। हाँ, वराहमिहिर भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका जैसे ग्रंथ लिखे। इनमें ज्योतिष, खगोल विज्ञान, भूगोल, मौसम, इन सब पर ज्ञान का खजाना है। पंच सिद्धांतिका? जी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण की बात भी न्यूटन से पहले हुई थी भारत में। क्या ये इसी दौर की बात है? हाँ, ब्रह्मगुप्त का नाम आता है इस संदर्भ में। उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। उसमें उन्होंने चीजों की धरती की तरफ खिंचने की बात कही थी, जो एक तरह से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की ओर इशारा करता है। वाकई न्यूटन से सदियों पहले। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। जी। और सिर्फ यही नहीं, पशु चिकित्सा पर भी काम हुआ। पालकाप्य नाम के विद्वान ने हाथियों के इलाज पर हस्तियायुर्वेद नाम का ग्रंथ लिखा। हाथियों के इलाज पर? हाँ। और एक नवनीतगम नाम का ग्रंथ है जिसमें दवाइयों, नुस्खों और इलाज की विधियों का वर्णन है। तो आप देख सकते हैं, विज्ञान में भी यह दौर काफी आगे था। बिल्कुल। साहित्य, विज्ञान, गणित। अब आखिर में बात करते हैं कला और वास्तुकला की। कहा जाता है कि मंदिर बनाने की कला का आरंभ भी इसी काल में हुआ। एकदम सही। आज हम जिस तरह के पत्थर और ईंटों के मंदिर देखते हैं ना, उनका ढांचागत निर्माण गुप्त काल में ही शुरू हुआ। इससे पहले मंदिर कैसे होते थे? शायद लकड़ी या दूसरी चीजों से बनते होंगे जो टिक नहीं पाए, लेकिन पत्थर और ईंटों से स्थायी मंदिर बनाने की शुरुआत यहीं से हुई। शिखर वाले मंदिर बनाने का चलन भी यहीं से शुरू हुआ। जबलपुर का विष्णु मंदिर, भुमरा, नागौद का शिव मंदिर, नचना, कुठार, मध्य प्रदेश का पार्वती मंदिर, देवगढ़, ललितपुर का दशावतार मंदिर, ये बहुत खास है। इसमें पहली बार शिखर देखने को मिलता है और ये पंचायतन शैली में बना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और एक भीतरगांव, कानपुर का लक्ष्मण मंदिर है, जो पूरा का पूरा ईंटों से बना है। ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ईंटों से बना मंदिर, ये भी दिलचस्प है। जी। और चित्रकला, अजंता की गुफाएं तो विश्व प्रसिद्ध हैं। क्या वो भी गुप्तकालीन है? बिल्कुल। गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन नमूना अजंता की गुफाओं में ही मिलता है। क्या खास है उनमें? वहां दीवारों पर बनी चित्र बस कमाल के हैं। उनमें रंग, रेखाएं, भाव सब कुछ अद्भुत है।
ज्यादातर चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े हैं। अच्छा। उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं यानी उनके पिछले जन्मों की कहानियां और उस समय के जीवन के दृश्य, सब कुछ बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये गुफाएं कब बनी? देखिए, ये गुफाएं काफी लंबे समय तक बनती रहीं, पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक। पर जो ज्यादातर बेहतरीन चित्रकारी है वो गुप्त काल की ही मानी जाती है। और अजंता के अलावा? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं, वो भी इसी दौर की मानी जाती है और वहां भी काफी अच्छी चित्रकारी मिलती है। बाघ की गुफाएं, ठीक है। तो इस पूरी